अच्छा, कल ये बात हो रही थी कि खर्चों की क्लासिफिकेशन, ये मैंने कल हेडिंग दी थी। कल वाला एक छोटा सा रिकैप बता रहा हूं। अच्छा, और वो हाँ, ये ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत पूछ रहे होते हैं। ये है 15 एडिशन, ये बुक है मेरी, जो आगे ये बुक शॉप पे अवेलेबल है। और एक कॉमन सवाल होता है बच्चों का, खासतौर पे ऑनलाइन, जो कि अभी रिजल्ट से पहले ही काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने कॉर्स पढ़नी शुरू कर दी होगी, कि पिछले अटेम्प्ट वाली बुक चल जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। बस क्या है कि एक अटेम्प्ट के क्वेश्चन सोल्यूशन मैंने इसमें और ऐड कर दिए, बस बाकी तो सब वही है। तो अगर किसी के पास इससे पिछली बुक है तो वो भी चलेगी, बिल्कुल चल जाएगी। बस जो रीसेंट अटेम्प्ट, रीसेंट यानी ऑटम 23, उसके क्वेश्चंस और सोल्यूशन वो मैंने अपनी बुक में इसमें शामिल कर दिए, जो पिछली में नहीं थे। बाकी तकरीबन मेरा नहीं ख्याल मैंने कुछ चेंज किए। कल मैं ये बात कर रहा था कि एक बिजनेस जिसने प्रॉफिट कमाना है तो उसको अपने खर्चे कल को कंट्रोल करने पड़ेंगे। ये तभी होगा जब उनको अपने सारे खर्चों की डिटेल पता होगी। तो बस ऐसे ही बुजुर्गों ने कुछ नाम बना दिया अकाउंट। अच्छा, ये मैं बुजुर्ग बार बार कह रहा था इसलिए कि कॉस्ट में स्टैंडर्ड नहीं है, बुजुर्ग हैं। FAR 1, FAR 2 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बस बुजुर्गों की किताबें हैं, उन्हीं से आगे काम चल रहा है, तो इसलिए मैं इसमें बुजुर्ग कह रहा होता हूं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बुजुर्गों ने कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टाइप्स बनाई हुई हैं। जैसे मैं कल भी मिसाल दे रहा था कि ये जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं, अगर इनकी कुछ क्लासिफिकेशन करनी है, कुछ टाइप्स बनानी है, जैसे मेल फीमेल। अब ये जो टाइप्स जाननी है, यानी अगर अटेंडेंस वाले नहीं, एडमिशन वाले से रूम मैनेजमेंट वाले ये डाटा मांगे कि कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं, तो ये जानना इसलिए जरूरी होगा कि सीटिंग अरेंजमेंट उसके हिसाब से करनी होगी। या अभी ये जो वहाब साहब आके बात कर रहे थे, अगर ये फैसला करना होगा कि एडमिशन वाले से पूछें कि लाइव स्ट्रीम वाले कितने हैं और लाइव वाले कितने हैं, अब ये क्लासिफिकेशन क्यों की जा रही है, इसके लिए भी कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। तो बिजनेस को ये जानना होता है कि खर्चे किस किस तरह के हैं। तो इसके लिए बड़े बूढ़ों ने खर्चों की कुछ टाइप्स बनाई हुई हैं, लेकिन वो टाइप्स किस एतबार से, जैसे यही 200 बच्चे अगर जेंडर के हिसाब से टाइप्स बनानी है, 2 हैं, मेल है फीमेल है। लेकिन अगर नहीं, लाइव स्ट्रीम और नहीं रिपीटर या फ्रेश, इसके हिसाब से बनानी है, हो सकता है फिर 3 टाइप्स हो। या फिर इस हिसाब से बनानी है कि हॉस्टल वाले कितने हैं और घर वाले कितने हैं, इसके लिए और टाइप्स हो सकती हैं। लेकिन ये उन्हीं 200 बच्चों की बात हो रही है। तो बिजनेस के खर्चों ही की बात हो रही है कि बिजनेस उनकी टाइप्स अगर बनाना चाहे तो वो क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। वैसे तो काफी सारी होती हैं, लेकिन कॉस्ट में आपके काम की बस ये 2 ही हैं। कॉस्ट की टाइप्स किस एतबार से भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन विद प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के साथ रिलेशन देखें, यानी बिजनेस जो प्रोडक्ट बेचता है उसके साथ रिलेशन को सामने रखते हुए फैसला करें, तो ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर एक बिजनेस, ये जिन चेयर्स पे आप बैठे हुए हैं, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मशीनों में बनती हैं, मेरे ख्याल में तो ये हैंडमेड ही हैं, तो इसलिए साइजेस में थोड़ा थोड़ा फर्क शायद हो। लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड शक्ल की चेयर मशीनों पे बनती हो, तो उस बिजनेस को क्या यह पता होना चाहिए कि एक चेयर पे कितने रुपए का मेटल लगेगा, एक चेयर पे कितने रुपए का कपड़ा लगेगा, पता होना चाहिए। एक चेयर पे कितने रुपए की लकड़ी लगेगी, पता होना चाहिए। एक चेयर के लिए कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, यह पता होना चाहिए ना। अच्छा, ये क्यों पता चल पा रहा है, क्योंकि फिक्स्ड नहीं, क्योंकि एक चेयर की शक्ल वैसी ही रहनी है। अगर 2 गज कपड़ा लगना है तो 2 गज कपड़ा ही लगना है। अगर 5 किलो मेटल लगना है तो 5 किलो मेटल ही लगना है। तो इसमें लगने वाला जो मटेरियल है, जो फिजिकल नजर आ रहा है वो मटेरियल है, उसका प्रोडक्ट के साथ ऐसा डायरेक्ट रिलेशन है कि एक कुर्सी के लिए कितने रुपए का मटेरियल, यह पता चल सकता है। इसी तरह से अगर एक बिजनेस है, वो एक स्टैंडर्ड साइज की स्कूल की यूनिफॉर्म की शर्ट्स बेचता है,
एक शर्ट पे कितने रुपए का कपड़ा लगेगा, ये पता होगा बिजनेस को, क्योंकि उतने ही साइज उतना ही कपड़ा पता होता है कितना कपड़ा लगेगा, तो बिजनेस उस कपड़े की कॉस्ट जान सकता है कि एक शर्ट के लिए कितना। इसी तरह अगर शर्ट सीने वाला जो वर्कर है उसके साथ तय किया हुआ है कि एक शर्ट सीने का उसको 500 रुपए देंगे, तो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितने रुपए की लेबर कॉस्ट लगेगी। लेबर लेबर मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, जो उस प्रोडक्ट में फिजिकल चीज इस्तेमाल हो रही है, लेबर जो बंदा जो वर्कर काम कर रहा है उसकी वेज। तो एक शर्ट के लिए कितने रुपए की लेबर कॉस्ट आ रही है यह पता चल रहा है। अभी जो मेरी मिसाल थी 500 रुपए पता चल रहा है। एक शर्ट के लिए कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है यह पता चल रहा है। एक शर्ट के लिए फैक्ट्री का कितने रुपए रेंट लग रहा है। फैक्ट्री हमने रेंट पे ली हुई है, 20 लाख रुपए पर मंथ रेंट देते हैं। एक शर्ट के लिए कितना रेंट लगता है, वो ताल्लुक ही नहीं है उसका शर्ट बनाने के साथ, वो तो एक महीने का किराया है, शर्ट के साथ तो लिंक ही नहीं है। तो वो खर्चे जिनका प्रोडक्ट के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, यानी एक यूनिट के लिए कितने रुपए का खर्चा लगता है या लगा था या लगेगा कुछ भी, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। और जो खर्चा प्रोडक्ट के साथ नहीं है लिंक्ड और हम ये नहीं जान सकते कि एक प्रोडक्ट के लिए कितने रुपए का खर्चा, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इट कैन बी fully traced to one unit of product। एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने रुपए का खर्चा हुआ या होता है, यह पूरी तरह ट्रेस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट से लिंक है। उस खर्चे को डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और आपके सीएमए के सिलेबस में इसकी दो ही मिसालें हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल है और एक डायरेक्ट लेबर है। नूर ये लाइन विजिबल है, ये पूरा बोर्ड है ना विजिबल। तो डायरेक्ट कॉस्ट उन सारे खर्चों को कहेंगे जिनका प्रोडक्ट से ताल्लुक है और उसकी वजह से एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में कितने रुपए की फलानी आइटम खर्च हो रही है वो हम जान सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जो आपके लेवल पे मिसालें मेनली दो ही हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। और जो ये नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इट कहां पर ट्रेस्ड, इसकी मिसाल हो गई रेंट, सैलरीज, फ्यूल, पावर। पावर बिजली को ही कहते हैं। ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इनके लिए एक और नाम भी इस्तेमाल होता है, वो है ओवर हेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स भी कहते हैं, ओवरहेड्स। ये इसी में इसी इसी के साथ ही लिंक है, सारी चीज इसी से आगे मैं चल रहा हूं।
ये मैंने कल की थी बात कि बिजनेस के सारे फंक्शंस में से प्रोडक्शन फंक्शन अलग बिल्डिंग में होता है, बाकी सब एक बिल्डिंग में होते हैं, जिसको हम ऑफिस या हेड ऑफिस कह रहे होते हैं। तो ये जो ऑफिस के सारे खर्चे हैं, ऑफिस में प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये जो ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे हैं ना, ये तो होते ही सब इनडायरेक्ट हैं। ये मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। यानी अगर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस के सारे खर्चों की बात करूं, तो ऑफिस के खर्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो डायरेक्ट हो। क्यों? वहां तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो ऑफिस के सारे खर्चे तो होते ही इनडायरेक्ट हैं। हां, ये जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, इनको हम जरूर बांट सकते हैं। तो इसमें जो मटेरियल है और लेबर है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और इसके अलावा इन डायरेक्ट मटीरियल, इन डायरेक्ट लेबर, डेप्रीसिएशन, रेंट, ये मैंने सिर्फ मिसालें लिखी हैं। ये बात करके इसको मैं यहीं लपेट देता हूं, ऑल अदर फैक्ट्री कॉस्ट्स। यानी फैक्ट्री में होने वाले खर्चों में से ये डायरेक्ट है और फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। तो अब आपको मैं यहां से कंक्लूडिंग बात ये बता रहा हूं जो आगे कॉस्ट में काम आएगी, कि फैक्ट्री के सारे खर्चे तीन हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इन सब को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, और इनको प्यार से एफओएच कहते हैं। तो इस सारी डिस्कशन से कॉस्ट में आगे लेके चलने वाली बात यह है कि फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे तीन नामों से होंगे: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ये जो एफओएच में एफ है फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री के खर्चों की बात हो रही है। ऑफिस के खर्चे वैसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, और अगर ओवरहेड्स का नाम साथ लगाना है तो इनको हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट काफी है। ये जो डायरेक्ट और एफओएच की तमीज है, ये है ही सिर्फ फैक्ट्री के खर्चों के लिए, इनमें तो होते ही नहीं है डायरेक्ट खर्चे। जी जी, अगर हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें सब हो सकते हैं, ये भी, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स में ना ज्यादातर बातें फैक्ट्री की हो रही होंगी, तो वहां पर फिर ओवरहेड से मुराद एफओएच होंगे। जी जी, इन्हीं को डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हो सकता है किसी बिजनेस की नेचर में इनके अलावा भी कोई खर्चा हो। मटेरियल क्या चीज होती है? जो फिजिकल चीज इस्तेमाल हो रही है। लेबर, जो वर्कर्स के दिए जाने वाले पैसे हैं। हो सकता है कि एक बिजनेस है जो घर बना के बेचता है, और उस घर में लगने वाला मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि एक घर के लिए कितने का मटेरियल पता चलता है। उस घर की कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर डायरेक्ट लेबर है। हो सकता है कि एक घर के लिए सीमेंट मिक्सर 15 दिन के लिए किराए पे लाना पड़ता हो, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो अदर डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि कॉस्ट के अंदर मेनली यही नाम इस्तेमाल हुआ करेंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट में बस सिर्फ ये दो नाम लिख दिए बस। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच। अच्छा, अगर जाग रहे होते तो एक सवाल पूछना चाहिए था जो शर्मा शर्मी कोई पूछ ही नहीं रहा, पता नहीं, या तो जागे रही हैं। हाँ जी, ये इसमें किसी को कुछ नहीं पूछना। हाँ, किस कॉस्ट में शामिल होगा? हम कौन सी कॉस्ट पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, किस में शामिल होगा ये पूछ रहा हूं। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट में एफओएच है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि टोटल कॉस्ट में शामिल होगा, कहीं आप ये पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होगा? बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस?
हाँ, तो बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेस ही हैं ये सब, और क्या है। एक मैं बाकी सबको भी एक बात बताऊं, अभी मैंने कहीं पर इन्वेंट्री लिखा, अभी मैंने कहीं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की कॉस्ट कहीं बात की है? नहीं। अभी इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस में होने वाले खर्चों की बात कर रहा हूं। वो सेलिंग खर्चे भी होंगे, वो एडमिन खर्चे भी होंगे, मैं सारे खर्चों की बात कर रहा हूं कि बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस अगर इस एतबार से क्लासेस में बांटे जाएं तो वो दो हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। हेड ऑफिस के खर्चे भी इसी में ही आएंगे। अभी इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रहा कि जो गुड्स बना रहे हैं उनकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल करना है, ये नहीं की बात मैंने अभी। मैं इस वक्त सारे बिजनेस के खर्चों की बात कर रहा हूं। तो अब आप दोबारा बोलिए कि कौन से खर्चे किस में शामिल करने हैं। सब बिजनेस के खर्चों की बात हो रही है। अच्छा, मैं खुद ही पूछ लेता हूं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, फर्क क्या है? अच्छा, मशीनरी में यूज होंगे। चले, सही है भाई, सबको सही पता है, ठीक है, शाबाश। वो मटेरियल जो प्रोडक्ट का फिजिकल हिस्सा बन जाता है वो डायरेक्ट मटेरियल है। मटेरियल का मतलब है कोई भी फिजिकल चीज जो इस्तेमाल हो रही है, और वो फिजिकल चीज जो सफाई में इस्तेमाल हो रही है, मशीन सही करने में इस्तेमाल हो रही है, वो सब भी मटेरियल है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट का फिजिकल हिस्सा बनता है वो डायरेक्ट है, और जो उसके अलावा इवन कि अगर जो डीजल भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी एक इनडायरेक्ट मटेरियल चीज ही होती है। तो डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं उस मटेरियल को जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। डायरेक्ट लेबर कौन होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में एंगेज है, और जो उनके सुपरवाइजर, हेल्पर, वो सब इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा जी, ये हो गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहस इतनी बहुत है। नोटेड सारा? अगर खर्चों की टाइप्स बांटें बिहेवियर के एतबार से, कॉस्ट का बिहेवियर, तो ये होती है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, मेनली ये दो ही हैं, बुनियादी तौर पे ये दो ही हैं, लेकिन ये जो मैं तीसरा और चौथा लिख रहा हूं ये इन्हीं की थोड़ी बहुत चेंज शक्ल है। ये कोई अलग टाइप कहनी बनती नहीं है, लेकिन नाम मैं अलग लिख देता हूं। जैसे एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये असल में इन दोनों को जमा करके ही कहते हैं। एक होती है स्टेप्ड कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट ही होती है, ये फिक्स कॉस्ट होती है। तो अभी समझाने के एतबार से मैं आपको बस वेरिएबल और फिक्स्ड ही समझा रहा हूं। स्टेप कॉस्ट ये आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो जिक्र करूंगा इसका, अभी कोई फायदा नहीं इसमें बात करने का। तो मैं भी आपको वेरिएबल और फिक्स्ड समझाने लगा हूं। अच्छा, ये जो वेरिएबल और फिक्स की तमीज बताने लगा ना मैं, इसके लिए दो बहुत जरूरी बातें। पहले मैं जबानी बोलूंगा, आप बार बार सुने, पहले उसको पहले सुन के पक्का कर लें
फिर आप ही अपने अल्फाज में लिखना, अभी ना लिखना, पहले बार बार सुन के पक्का कर लें उसको। हम बिजनेस के सारे खर्चों, अच्छा अब मैं यहां फैक्ट्री और ऑफिस सब की बात कर रहा हूं। पहले मैंने फैक्ट्री और ऑफिस अलग अलग इसलिए तोड़ा था कि प्रोडक्ट तो बनता ही सिर्फ फैक्ट्री में है। वेरिएबल और फिक्स समझाने के लिए मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां पर ऑफिस की भी मिसालें दे रहा हूं, फैक्ट्री की भी मिसालें दे रहा हूं। वेरिएबल और फिक्स्ड की तमीज जो बताने लगा हूं, इसके लिए यानी इसको समझने के लिए दो बड़ी कीमती बातें सुने। एक ये कि हम ये सारी डिस्कशन फॉर अ गिवन पीरियड कर रहे हैं, यानी किसी खर्चे को ये कहना कि वेरिएबल है या फिक्स्ड है, ये सारी डिस्कशन हमारी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। यानी हम फॉर द ईयर 2023 की बात कर रहे हैं कि फॉर द ईयर 2023 फलाना खर्चा वेरिएबल है, फलाना खर्चा फिक्स्ड है। फॉर द ईयर 2022 फलाना खर्चा फिक्स्ड है, फलाना खर्चा वेरिएबल है। फॉर द ईयर 2024 फलाना खर्चा वेरिएबल है, फलाना खर्चा फिक्स्ड है। तो एक कीमती बात यह है कि हम जो भी फिक्स्ड और वेरिएबल जाग रहे हैं, हम जो भी फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज सीखने लगे हैं, ये सारी बातें एक टाइम पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, जो कि ईयर हो सकता है, चाहे वो गुजरा हुआ हो चाहे फ्यूचर हो। यानी यह भी डिस्कशन हो सकती है कि जो 2023 गुजरा था इसमें फलाना खर्चा फिक्स था, फलाना खर्चा वेरिएबल था। और यह भी डिस्कशन हो सकती है कि 2025 जो आएगा इसमें फलाना फलाना खर्चा वेरिएबल होगा, फलाना फलाना खर्चा फिक्स्ड होगा। तो पास्ट फ्यूचर दोनों की बात हो सकती है। तो हम लोग जो वेरिएबल और फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं, एक बात, ये सारी डिस्कशन एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। दूसरी बात, हम ये डिस्कशन किसी एक एसेट, किसी एक इंसान, किसी एक डिपार्टमेंट, पूरे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। दोबारा, हम वेरिएबल और फिक्स्ड की डिस्कशन हो सकता है किसी एक एसेट की बात कर रहे हो, मिसाल के तौर पे गाड़ी का वेरिएबल खर्चा फिक्स खर्चा, मशीन का वेरिएबल खर्चा फिक्स खर्चा, सेल्समैन का वेरिएबल खर्चा फिक्स खर्चा। किसी एक एसेट, किसी एक इंसान के हवाले से भी बात हो सकती है, किसी एक डिपार्टमेंट की भी डिस्कशन हो सकती है। कटिंग डिपार्टमेंट के वेरिएबल खर्चे फिक्स खर्चे, फैक्ट्री के वेरिएबल खर्चे फिक्स खर्चे, पूरे बिजनेस के फिक्स खर्चे वेरिएबल खर्चे, सेल्स डिपार्टमेंट के फिक्स खर्चे वेरिएबल खर्चे, और पूरे बिजनेस की भी बात हो सकती है। मैं शायद बिजनेस बोल चुका हूं। दोबारा, हम वेरिएबल और फिक्स्ड की तमीज जब सीख रहे हैं तो पहली बात, हम ये सारी डिस्कशन किसी एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होंगे, गुजरा हुआ भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। और दूसरी बात, हम ये जो सारी वेरिएबल फिक्स की तमीज कर रहे हैं, ये हम किसी एक इंसान, किसी एक एसेट, किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक बिजनेस के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उसकी कोई कोर एक्टिविटी होगी। बहुत ऊंची हो गई बात। हम जो फिक्स्ड और वेरिएबल की तमीज सीखने लगे हैं, पहली बात, ये सारी डिस्कशन एक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। दूसरी बात, हम ये सारी डिस्कशन किसी भी एसेट, किसी डिपार्टमेंट, किसी इंडिविजुअल, पूरे बिजनेस के हिसाब से कर रहे होंगे, तो उस इंडिविजुअल, उस एसेट, उस डिपार्टमेंट, उस बिजनेस की कोई कोर एक्टिविटी होगी। ये दो कीमती बातें की हैं जो थोड़ी देर बाद दोहरा दूंगा। जैसे अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चों को स्टडी कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट का मेन काम क्या है, कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्ट सेल करना। अगर हम फोटोकॉपी मशीन, एक एसेट, उसकी बात करने लगे हैं, कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है, तो उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपी, पेज प्रिंट करना। अगर हम अपने ऑफिस की गाड़ी है, डिलीवरी वैन है, उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? नहीं, चीजें डिलीवर नहीं करना, चलना, गाड़ी का चलना। अगर हम फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्ट का बनना। तो हम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की सारी डिस्कशन, पहली बात, किसी एक टाइम पीरियड को सामने रख के कर रहे हैं। वो टाइम पीरियड गुजरा हुआ भी हो सकता है, यानी पास्ट की डिस्कशन भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है, लेकिन किसी एक ईयर के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। दूसरी बात, हम ये डिस्कशन किसी एक एसेट, किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक डिपार्टमेंट या पूरे बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो उनकी एक कोर एक्टिविटी होगी। यहां तक थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आ रही है बात। अब इसके लिए फैसला, वो खर्चा जिसका ताल्लुक उस कोर एक्टिविटी से है,
ताल्लुक से मुराद यह है कि एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी टोटल खर्चा उतना ज्यादा होगा, एक्टिविटी कम होगी टोटल खर्चा उतना ही कम होगा, वो वेरिएबल खर्चा है। और जिस खर्चे का ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है, एक्टिविटी कम हो ज्यादा हो ही ना, उस पीरियड में खर्चा होना ही होना है, तो वो खर्चा फिक्स्ड है। अब ये सारी बात दोबारा, जब वेरिएबल और फिक्स की डिस्कशन हो रही है तो दो इसकी बुनियादी बातें बता रहा हूं। एक, ये सारी डिस्कशन किसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में है। दूसरी बात, ये सारी डिस्कशन चाहे किसी एसेट, चाहे किसी इंडिविजुअल, चाहे किसी डिपार्टमेंट, चाहे पूरे बिजनेस को सामने रख के हो रही है, तो उनकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। अब इन दो बुनियादी बातें बताने के बाद कंक्लूडिंग बात यह है कि वो खर्चा जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है, और जिसका एक्टिविटी से नहीं है, बस वैसे ही फॉर द पीरियड वो खर्चा होना ही होना है, वो फिक्स्ड है। समझ आया कुछ? चलें, इससे पहले कि आपके दिमाग से निकले, कुछ ना कुछ अपने आप को समझाने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ अपने लिए लिखें और समझाएं अपने आप को। दोबारा बता देता हूं, ये जो फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों की डिस्कशन है, ये फॉर अ गिवन पीरियड डिस्कशन है, और जिस भी इंडिविजुअल के बारे में यह डिस्कशन होने लगी है उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी है। तो वो खर्चा जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से है वो वेरिएबल कॉस्ट है, और जिसका एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है, जस्ट पीरियड में वो होनी होनी है, वो फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ जी, लिखा। अच्छा, अब ना मैं आपको एक सवाल लिखवाता हूं, मिसालें दूंगा, अभी फौरन नहीं बोलना, चुप करके लिख लेना, और आंसर भी चुप करके लिखना, फिर पूछूंगा तो बताना। मैं आपको मुख्तलिफ कॉस्ट्स बता रहा हूं, खामोशी से लिखें, और फिर आपने उन कॉस्ट के साथ खुद अपने लिए लिखना है कि वेरिएबल है कि फिक्स है। फिर पूछूंगा तो बोलना, अभी बोले कोई नहीं। ये मैं आपको खर्चे बता रहा हूं एक गाड़ी से रिलेटेड, एक गाड़ी से रिलेटेड खर्चे बता रहा हूं। नंबर 1, एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, फ्यूल, फ्यूल की कॉस्ट। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर की मंथली सैलरी। नेक्स्ट, एनुअल टोकन टैक्स, एनुअल टोकन टैक्स। नेक्स्ट,
रिपेयर मेंटेनेंस, और इसके साथ आगे स्लैश करके लिख लें सर्विसिंग, रेगुलर सर्विसिंग, ये जो फिल्टर चेंज कराना और ये सर्विसिंग कहते हैं उसको। चलें जी, फिक्स्ड और वेरिएबल लिखते हैं, और अभी बोले नहीं, अभी सिर्फ ढूंढ के लिख लें। हाँ जी, एनुअल इंश्योरेंस फिक्स्ड है, एनुअल, इससे पता चल रहा है एनुअल फिक्स्ड है। फ्यूल वेरिएबल है, ठीक है, शाबाश। ड्राइवर की मंथली सैलरी फिक्स्ड है। एनुअल टोकन टैक्स फिक्स्ड है। सर्विसिंग वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब और लिखें सवाल। अब मैं जस्ट फैक्ट्री के खर्चे बता रहा हूं और सवाल लिखें फैक्ट्री के खर्चे बता रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी को हर साल की एक फीस पे हो जाती है बस। अब गाड़ी चले ना चले, खड़ी रहे, बार बार रेसें लगाए, साल की एक इंश्योरेंस फीस पे करते हैं। ये जो वर्ड एनुअल है ना, ये पहचान बता रहा है। अभी अगले सवाल में डाल देता हूं। अगला सवाल लिखें जी, नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री के खर्चे बता रहा हूं। पहला है डायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। मंथली सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। नेक्स्ट, फ्यूल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फ्यूल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट। प्रोडक्शन वर्कर की वेजेस। प्रोडक्शन वर्कर की वेजेस। नेक्स्ट, प्लांट की डेप्रीसिएशन आर्स मेथड वाली। डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं ना, हाँ, तो आर्स मेथड होता है ना, आर्स मेथड। आर्स मेथड नहीं पता होता है ना, आर्स मेथड होता है। तो प्लांट की डेप्रिसिएशन है आर्स मेथड वाली। नेक्स्ट, अदर एसेट्स की डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। अदर एसेट्स की डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। नेक्स्ट, चलें ठीक है, काफी है। बताएं इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल। जी, अरे आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में डेप्शन पढ़ी है, आर्स मेथड नहीं पढ़ा। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड होता है, आर्स मेथड होता है, यूनिट्स वो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है। आर्स मेथड होता है जिसमें एसेट की यूजफुल लाइफ टोटल आर्स में एस्टिमेट होती है। इतना कीमती मेथड है। अच्छा, जिनको बिल्कुल नहीं पता तो आप इसको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की तरह का मेथड समझ लें।
यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड में एडेप्शन फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ यूनिट्स में मल्टीप्लाई बाय जितने इस साल में यूनिट्स बनाए। इसी तरह का आर्स मेथड भी होता है। हाँ जी, डन। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है तो वेरिएबल है। और क्या है? फैक्ट्री मैनेजर की मंथली सैलरी फिक्स्ड है। प्लांट एंड मशीनरी की फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल है। फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है। यार जबरदस्त, तो सबको सब आता है, शाबाश। प्रोडक्शन वर्कर की वेजेस वेरिएबल है। और प्लांट की डेप्रिसिएशन आर्स मेथड पे वेरिएबल है। और इसमें अगर किसी को कोई मजीद कंफ्यूजन है तो आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड की डेप्रिसिएशन वेरिएबल खर्चा है और स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस ये फिक्स्ड है। जी दोबारा बता रहा हूं, आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड की अगर डेप्रिसिएशन है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और अगर स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ योर डिजिट मेथड ये फिक्स्ड कॉस्ट होगी। जी प्रोडक्शन नहीं होता ऐसा, एटलीस्ट कॉस्ट में तो नहीं होता। प्रोडक्शन वर्कर्स को या तो पैसे, लेबर इस चैप्टर पढ़ाना है मैंने, प्रोडक्शन वर्कर को या तो पैसे दे रहे होते हैं पर यूनिट या पर आर, लेकिन काम के ही पैसे दे रहे होते हैं। तो प्रोडक्शन वर्कर के खर्चे हमेशा डायरेक्ट वेरिएबल ही होते हैं। डेप्रिसिएशन वाली काम की बात थी भाई, लिख लेते। आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड है अगर तो डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और सम ऑफ योर डिजिट मेथड तो फिर ये फिक्स कॉस्ट। अच्छा, इस सवाल में नहीं मैंने लिखा, वैसे एक बात पूछ रहा हूं, ये जो फैक्ट्री का रेंट होगा साल का, ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? तो अगर हर साल बढ़ रहा है तो फिक्स्ड ही है, क्योंकि वो एक्टिविटी रिलेटेड थोड़ी है, वो तो महंगाई है कि बढ़ रहा है। तो अगर किसी को लगता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फिक्स्ड क्यों है, वो तो हर साल चेंज हो रही है, तो कोई एक्टिविटी रिलेटेड थोड़ी है भाई, वो तो एक साल की फिगर है बस। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। आगे क्या है? बाकी एसेट्स की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन तो वो फिक्स्ड है, और कोई खर्चा। अच्छा, अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। पहले ये जो अभी मिसालें बताई, इनमें किसी पे कंफ्यूजन है तो पूछिए। जी कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। हाँ फिक्स्ड है एनुअल की वजह से। जब वर्ड एनुअल लग गया ना साथ, एनुअल, मंथली, तो ये बता रहा है कि खर्चे का पीरियड से ताल्लुक है। क्या क्या क्या? नहीं नहीं, आप गाड़ी सारा साल गैराज में बंद रखें, टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये कहें कि अगर गाड़ी ही ना हो तो फिर तो, अगर बिजनेस ही ना हो तो फिर तो कोई खर्चा नहीं होगा। तो इसलिए गाड़ी है, लेकिन वो खर्चा जो गाड़ी चलने से रिलेटेड है वो वेरिएबल है, और जो गाड़ी चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स है। क्या जी? हाँ वेरिएबल। अच्छा, अब ये तो हो गई पहचान, अब आते हैं थोड़ी कैलकुलेशन की तरफ। जी इन सारी मिसालों में देखें किसमें कंफ्यूजन है आपको, वही तो पूछ रहा हूं। इन सब मिसालों में बताओ किसमें कंफ्यूजन, तो पता चल रहा है ना, फिर तो पता चल जाता है। अच्छा, अब मैं कैलकुलेशन पे आता हूं, यानी आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़े, इस पे करते हैं बात। तो भाई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहा, कौन है भाई? जी भाई, चालान हो जाए तो फिर वेरिएबल वेरिएबल। अच्छा जी, कैलकुलेशन पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए भी मैं आपको ना कुछ सुनहरी बातें बता रहा हूं, फिर उसके बाद उनका सवाल कराता हूं। ये जो पेट्रोल का खर्चा है,
अगर कोई महीने में जितना पेट्रोल डलवाता है और उसका 10,000 रुपये खर्च होता है और कोई ज्यादा डलवाता होगा तो 50,000 खर्च हो जाता है, तो पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल की प्राइस कोट करते हैं वो वहां रेट लिस्ट क्या लगी होगी? एक महीने का 5,000 रुपये खर्चा है, फिर एक रेट की शक्ल होगी ना। इसी तरह अगर तंदूर पे जाकर रोटी खरीदते हैं तो हो सकता है किसी के घर में 25 रोटियां रोज एक वक्त की खाई जाती हैं, किसी के घर में 100 रोटियां खाई जाती हैं। तंदूर वाले है, अरे हो सकता है भाई, ज्यादा लोग हैं, दावतें होती रहती हैं, खाने पीने वाले खाते पीते लोग हैं। तो तंदूर वाले ने जो प्राइसेस लगाई होंगी वो प्राइसेस कोट के शक्ल में हो रही होंगी, एक रेट की शक्ल में। अच्छा, अगर कोई बिल्डिंग किराए पे लेनी है 1 साल के लिए, अच्छा महीना साल ये पीरियड ही है, कोई चीज पर मंथ है या पर ईयर है तो वो पीरियड रिलेटेड चीज है, एक्टिविटी रिलेटेड नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग का किराया तय हो रहा है और 1 साल के लिए वो बिल्डिंग किराए पे चाहिए, तो जो बिल्डिंग देने वाला फिगर कोट करेगा, यानी वो कहेगा 10 लाख, तो ये 10 लाख क्या है? पर लीटर, पर बिजली का यूनिट, पर कुर्सी, पर बंदा, ये क्या है? ये टोटल फॉर द पीरियड कोट कर रहा है। तो वेरिएबल खर्चा और फिक्स्ड खर्चा, जो भी इस खर्चे को कोट करता होगा यानी फिगर बोलता होगा, वेरिएबल चीज हमेशा रेट की शक्ल में कोट होती है और फिक्स्ड चीज टोटल फॉर अ पीरियड की शक्ल में कोट होती है। यह बात दोबारा, पहले मैं आपको अभी बता रहा था पहचान हो गई पहचान, अब कुछ कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो जो वेरिएबल चीज है ना, उसकी फिगर हमेशा एक रेट की शक्ल में कोट होती है। अगर टोटल करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्टिविटी से। वेरिएबल खर्चे की ओरिजिनल हालत एक रेट की शक्ल है और फिक्स्ड खर्चे की ओरिजिनल हालत टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड होती है। दोबारा, वेरिएबल खर्चे की जो ओरिजिनल हालत है, ओरिजिनल हालत से मेरी मुराद है कि जो भी वो प्राइस बता रहा होगा तो वो क्या बता रहा होगा। तो वेरिएबल खर्चे की जो ओरिजिनल हालत होती है वो एक रेट की शक्ल होती है। टोटल फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है तो एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिक्स्ड खर्चे की ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है। वेरिएबल खर्चे की ओरिजिनल शक्ल एक रेट की शक्ल होती है, टोटल करना है तो उस रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जबकि फिक्स्ड खर्चे की ओरिजिनल शक्ल टोटल अमाउंट फॉर अ पीरियड हुआ करती है। चलिए अब लिखे सवाल। अब इस सवाल में मैं कैलकुलेशंस भी ले आता हूं। Following information relates to a business. Following information relates to a business for the year 2023, for the year 2023. अब ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बस चलते जाने तरतीब से। पहली चीज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹500 पर यूनिट। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹400 ₹400 पर आर। ये जो प्रोडक्शन के वर्कर्स होते हैं ना, इनके पैसे या तो पर यूनिट होते हैं या पर आर होते हैं, कोई भी शक्ल हो सकती है। तो ₹400 पर आर। आगे,
फ्यूल कॉस्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फ्यूल कॉस्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी रुपीज 250 पर मशीन आर। क्या मतलब लगता है मशीन आर से? मशीन का 1 घंटा चलना। मशीन आर मतलब मशीन का 1 घंटा चलना। यानी अगर ये डाटा है कि 12,000 मशीन आवर्स, तो इसका मतलब है उस साल में मशीन 12,000 घंटे चली। तो मशीन आर मतलब मशीन का 1 घंटा चलना। अगला खर्चा रेंट 150,000 पर मंथ। रेंट 150,000 पर मंथ। नेक्स्ट खर्चा स्टाफ सैलरीज 200,000 2 लाख रुपए पर मंथ। नेक्स्ट एनुअल इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स 50,000 50,000। नेक्स्ट सेल्स कमीशन यानी हमारा जो सेल्स का बंदा है उसको हम कमीशन देते हैं 4 रुपए पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 50 रुपए, ₹50 पर मशीन आर। नेक्स्ट सिक्योरिटी चार्जेस। ये फैक्ट्री का सारा सिक्योरिटी सिस्टम होगा, किसी से किराए पे लिया होगा। सिक्योरिटी चार्जेस 75,000 पर क्वार्टर, 75,000 रुपए पर क्वार्टर। अच्छा, ये तो हो गई खर्चों की इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद और अदर इंफॉर्मेशन है। अब ये खर्चे नहीं है, ये और जरूरी काम है। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये जो फैक्ट्री ने टोटल यूनिट्स पूरे साल में बनाए, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 40,000, 40,000 यूनिट्स। लेबर आवर्स यूज्ड, ये जो वर्कर्स प्रोडक्शन कर रहे थे, लेबर आवर्स यूज्ड 3 आवर्स पर यूनिट, 3 आवर्स पर यूनिट। यानी एक यूनिट बनाने में वर्कर के 3 घंटे लगे। मशीन आवर्स यूज्ड फॉर द ईयर, 70,000, 70,000। टोटल यूनिट्स सोल्ड, यानी पूरे साल में जो यूनिट्स बिके वो हैं 30,000, 30,000। बने 40,000 है, बिके 30,000। आपसे रिक्वायर्ड है
ये इन सारे खर्चों में से देख लें कौन सा यहां लिखना है, कौन सा यहां लिखना है, और उनकी अमाउंट टोटल फॉर द ईयर निकालनी है। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। ये सारे खर्चे ये देखें कि किस हेडिंग में लिखने, और हर खर्चे की टोटल फॉर द ईयर अमाउंट निकालनी है। करें। बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो सब चार्ज कर रहा हूँ, तीसरी क्लास हो रही है। जी जी, टोटल फॉर द ईयर, टोटल फॉर द ईयर 2023।
डेप्रिसिएशन मैंने आपको क्या बताई है, पर मशीन आर बताई है ना, पता नहीं देखो। डन। सबसे डन के भी डूइंग, चलें डूइंग डूइंग तो फिर होमवर्क कर लें इसको, कल बताता हूं इसका सोल्यूशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज।